हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष। आज हम जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो आपके मेजरमेंट टूल्स यूज़ करती है, जिसमें आपके रेपो रेट्स आते हैं, रिवर्स रेपो रेट आते हैं, सीआरआर आता है और बाकी जो रेशोज है, उससे आरबीआई किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, अभी रिसेंटली 8 तारीख की ही बात है कि आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में रेपो रेट्स 50 बेसिक पॉइंट्स बढ़ाए। पहले ये 4.40 था, अब ये 4.90 हो गया। यानी अगर रेपो रेट्स बढ़े तो यानी आपके जो लोन है महंगा होगा। लोन अगर महंगा होगा तो लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी। ये किस तरीके से वर्क करता है वो पूरी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले ये समझिए कि बैंक किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपके पास पैसा है, सरप्लस पैसा है, तो आप क्या करोगे? बैंकों में जाकर वो पैसा डिपॉजिट करोगे। बैंक आपको बोलेगा कि आपके पास जो पैसा है वो हमें दे दो, डिपॉजिट कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, आरडी कर दो, करंट अकाउंट में डाल दो, सेविंग अकाउंट में डाल दो, और बैंक उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देगा। करंट अकाउंट पे नहीं मिलता इंटरेस्ट, लेकिन बाकी जितने भी डिपॉजिट्स मैंने बताए उन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आपके पास भी पैसा सरप्लस है, तो आप जाके वो बैंक में डिपॉजिट्स करोगे। तो बैंकों के पास अब डिपॉजिट्स है। तो मैं उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आज बैंक के पास 100 रुपये का डिपॉजिट इकट्ठा हो गया। किसी एक बैंक है, उसके पास 100 रुपये का डिपॉजिट है। अगर बैंक के पास 100 रुपये का डिपॉजिट है तो बैंक किस तरीके से कमाते हैं? लोन दे के कमाते हैं। बैंक आगे जो फर्दर लोन देते हैं, जैसे यानी मान लीजिए अगर आपको होम लोन चाहिए, ऑटो लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, लैपटॉप लोन चाहिए, मोबाइल लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, या इवन क्रेडिट कार्ड पे चाहिए, तो आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप किसके पास जाओगे? बैंक के पास जाओगे। बैंक आपको बोलेगा कि भाई हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। अगर बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहा है, मान लीजिए 5-5.5%, तो बैंक आपको बोलता है कि भाई मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि 9% पे हम तुम्हें ये लोन देंगे, जो भी तुम लोन लेने आए हो। तो बीच में जो 4% का जो डिफरेंस है वो क्या है बैंक का? वो मार्जिन है, प्रॉफिट है। तो बैंकों का धंधा, बैंकों का बिजनेस किस तरीके से चलता है कि वो आपको लोन देते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, और उसके बीच में जो भी मार्जिन रहता है, जो उनके पास पैसा है और जिस रेट पे वो आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो बीच में उनका प्रॉफिट है, मार्जिन है। अब मैं रेशोज को समझाने के लिए इस तरह समझिए कि मान लीजिए आज कोई एबीसी बैंक है, उसके पास 100 रुपये का डिपॉजिट इकट्ठा हुआ है, अब वो लोन देना चाहता है। अब सामने से आप गए, बैंक के पास गए और बैंकों से बोला कि मेरे को वो 10 रुपये का लोन चाहिए, या मान लीजिए 10 रुपये का लोन चाहिए। तो बैंकों ने कहा कि हाँ ठीक है, 9% इंटरेस्ट लगेगा, आपको लोन दे देंगे। ठीक है, आपने कुछ दिन लोन की EMIs दी, 4 महीने 5 महीने, और उसके बाद अब विजय माल्या जी की तरह लंदन चला गया, फॉर हो गया, आपने लोन पेमेंट नहीं करा, या डिले कर दिया, या आपने डिफॉल्ट कर दिया, कुछ भी। मान लीजिए आपने जो लोन लिया उस पर, मान लीजिए एग्जाम्पल कि आपने उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया है, किसी दूसरे ने लोन लिया, आप अपना एग्जाम्पल नहीं मानना चाहते, लोन लिया लेकिन वो लोन पे पैसा वापस ना करके डिफॉल्ट कर दिया, तो इससे बैंकों को नुकसान होगा या फायदा होगा? इससे बैंकों को नुकसान होगा। अब बैंकों को जो डिपॉजिटर्स का जो पैसा है उस पर जो इंटरेस्ट है वो तो देना ही है, लेकिन अगर इस तरीके से हर कोई बैंक से पैसा लोन लेगा, और हर कोई अगर मान लीजिए लोन लेके चला गया और वापस नहीं देता, तो बैंक आपको फिर फोन कर रहा है, रिकवरी एजेंट भेज रहा है, रिकवरी कर रहा है, ये सब प्रोसेस चलती रहेंगी, तो डिपॉजिटर्स को नुकसान होगा। तो अब बैंकों का बैंक यानी आरबीआई इसीलिए इन चीजों को कंट्रोल करता है, इन चीजों को, ताकि बैंक सेफ रहे, इतना ज्यादा दिक्कत ना हो, ताकि डिपॉजिटर्स को दिक्कत ना हो, तो वो कुछ अपने मेजरमेंट टूल्स यूज करता है। तो सबसे पहला मेजरमेंट टूल आ गया CRR, कैश रिजर्व रेशो। इससे कैसे प्ले आउट करेगा भाई? आप बैंक, आरबीआई बोलेगा भाई बैंकों को, तुम्हारे पास 100 रुपये का डिपॉजिट है ना, तो सबसे पहले बेटा एक काम करो कि इसमें से 4%, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें से 4% रिजर्व रख दो, हमारे पास रिजर्व रख दो कैश फॉर्म में। CRR हमेशा कैश फॉर्म में रखी जाती है। तो ये यानी 4%, 100 रुपये का 4% कितना हुआ? 4 रुपये। तो 4 रुपये बैंकों को बोलेगा कि भाई हमारे पास कैश रिजर्व रख दो, ये कैश फॉर्म में होगी, आरबीआई अपने पास रखेगा, आरबीआई भी इस पैसे को यूज नहीं करने वाला, उस पर भी उसको इंटरेस्ट नहीं लगने मिलने वाला, तो वो आपको क्यों देगा? तो CRR पर ना बैंक को फायदा होता है ना आरबीआई को फायदा होता है, ये सिर्फ रिजर्व में रखा जाता है। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। यानी जो आरबीआई बैंकों के पास
एक रिजर्व अमाउंट रखता है कैश फॉर्म में, उसे सीआरआर बोला जाता है। और जिस रेशो में रखा जाता है उसे सीआरआर रेशो बोलते हैं। जिस रेशो में 4% है, 5% है, तो अब मान लीजिए आपके पास जो 100 रुपए का डिपॉजिट था उसमें से सीआरआर 4% थी, 4 रुपए आपने रिजर्व रख दिया आरबीआई के पास में। अब आपके पास कितना बचा डिपॉजिट जिसपे आप लोन दे सकते हो? 96 रुपीज। अब आपके पास 96 रुपीज बचे। अब दूसरा समझते हैं। अब भाई मान लीजिए आपने आरबीआई ने एक सेफ्टी मेजरमेंट ले लिया कि कल को कुछ होता है तो बैंकों के पास आरबीआई के पास सीआरआर है, ठीक है, कैश रिजर्व में पड़ा हुआ है पैसा जो आरबीआई के पास में पड़ा हुआ है, जो डिपॉजिट अमाउंट कितना है उस पर तय होता है। अब मान लीजिए आरबीआई कहता है यार इतना मेजरमेंट करने से कुछ नहीं होगा और कुछ ना कुछ भी करना पड़ेगा, ये कम है। कल को मान लीजिए विजय माल्या जैसा कोई बंदा आ गया, बोले मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, आप तो प्रॉफिट कमाने के लिए लोन दे दोगे, ठीक है, तो डिपॉजिटर्स का क्या होगा? तो इतने से काम नहीं चलेगा। तो इसमें आता है एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब आरबीआई बोलेगा बेटा एक काम करो, आपने कैश रिजर्व रख दिया हमारे पास, ठीक है, लेकिन अब इतने से काम नहीं चलेगा, एक काम करो आप 20%, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल नंबर्स, इसमें सही गलत जो भी है वो अलग हटा लीजिए, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अब आरबीआई बोलेगा कि एक काम करो बेटा, आप स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर एक रिजर्व बनाओ जो हमें नहीं देना, आप अपने पास ही रखो, मैंडेटरी है, ठीक है, आपके पास जितना भी डिपॉजिट अमाउंट है उसमें से एसएलआर रेशो एक और रिजर्व बनाओ जो अपने पास रखोगे अलग से। इस पैसे को छोड़ोगे नहीं बेटा, इस पैसे पे कोई लोन नहीं देना, कुछ नहीं करना, ये पैसा आप अपने पास रखोगे अलग से। लेकिन क्योंकि ये पैसा आप अपने पास रख रहे हो, ठीक है, और इस पैसे पे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, तो एक काम करना, आप इस पैसे को कैश में रखना चाहते हो कैश में रखो, आप इसे गोल्ड में रखना चाहते हो गोल्ड में रखो, आप इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना चाहते हो ताकि इस पे कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे आपको, उसमें भी रख सकते हो। तो एसएलआर कैश फॉर्मेट में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तीनों में से किसी में भी रखी जा सकती है। तो ये बैंक ये जो रेशो है, ये रिजर्व है, ये रिजर्व अमाउंट बैंक अपने पास रखता है, यानी एसएलआर बैंक अपने पास रखता है अलग से तिजोरी में, मान लीजिए एक रिजर्व बना के, लेकिन इस पैसे को छूता नहीं है। अब मान लीजिए 4 रुपए का तो हो गया सीआरआर, और मान लीजिए 10% हो गया एसएलआर, ठीक है, 100 रुपए का 10% तो 10 रुपए, और 4 रुपए हो गए वो, तो यानी 14 रुपए तो रिजर्व में चले गए। अब बैंकों के पास कितना पैसा बचा जिस पर वो लोन दे सकता है डिपॉजिट में से? 86 रुपीज। अब बचा 86 रुपीज जिसपे से बैंक आगे फर्दर लोन दे सकता है। अब मान लीजिए, देखो अभी मैं पहले आपको आगे चीज समझाता हूँ, रेपो रेट, जिसके बारे में आप सुनते आए होंगे। रेपो रेट्स के बारे में ज्यादा चर्चा में रहती है, जब भी रेपो रेट्स बढ़ते हैं न्यूज में ज्यादा रहती है। तो रेपो रेट्स क्या है? तो देखो रेपो रेट को इस तरीके से समझिए। अब मान लीजिए बैंकों के पास है आज की डेट में डिपॉजिट, एक जो जिस एबीसी बैंक की हम बात कर रहे हैं उसके पास कितना पैसा डिपॉजिट में? 86 रुपीज। अब सामने से कोई मोटी पार्टी आ गई, ठीक है, उसने कहा कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। अब बैंकों को तो फायदा है ना, क्योंकि बैंक जितना ज्यादा लोन देंगे उस पर उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक कहेगा ठीक है हम लोन देते हैं, तो वो अब आरबीआई के पास जाता है, कह रहा अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो आरबीआई कहता है कि ठीक है बेटा एक काम करो, आपको पैसा चाहिए ना, अब अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक किससे लोन लेगा? तो बैंक आरबीआई से लोन लेगा। अब आरबीआई बोलेगा हम तुमको लोन देते हैं, ठीक है, हम तुमको लोन देते हैं, तुम्हारी जो जरूरत है वो पूरी करो, हम तुमको लोन देते हैं, लेकिन एक काम करो, इस लोन पर हम तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब तुम्हें आगे जितने पे लोन देना वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमें 4% पे इंटरेस्ट पे ये लोन दे रहे हैं, यानी तुम हमसे लोन ले जाओ, 4% तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब बैंक कहेगा ठीक है, अगर बैंक 4% इंटरेस्ट दे रहा है तो तुमसे 8% इंटरेस्ट वसूलेगा। तो जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, इसे ही रेपो रेट्स बोला जाता है। अगर आरबीआई बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है उसे ही रेपो रेट्स बोला जाता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर आरबीआई ने अपना 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा और मान लीजिए बैंकों ने 2% 3% एक्स्ट्रा करके आगे फर्दर लोन दे दिया, 7% पे, 6% पे, 7% पे, 2% का मार्जिन रख के, जिसमें बैंकों को प्रॉफिट हो गया। अगर लोन सस्ता हुआ, 6% पे लोन मिल रहा है मान लीजिए,
ठीक है, होम लोन 6% पे मिल रहा है, कार लोन 6% पे मिल रहा है, तो आप कार भी खरीदोगे, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता है कि भाई लोन तो सस्ता मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, गुड्डू की अम्मा क्या है, गुड्डू की मम्मी एक काम करते हैं, लोन ले लेते हैं, ठीक है, कार खरीदनी है अपने को, लोन ले लेते हैं। तो वो कार लोन भी लेंगे, होम लोन भी लेंगे, ऑटो लोन भी लेंगे, यानी लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लिक्विडिटी बनेगी, लोगों के पास पैसा होगा, लोग, क्योंकि वो लोन सस्ता मिल रहा है, लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगी। आज लोगों के पास पैसा होगा तो वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट खोलेंगे, लोग खरीदेंगे, जो उनको मन है वो भी खरीदेंगे, जो नहीं है मन है वो भी खरीदेंगे, क्योंकि लोन सस्ता मिल रहा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लिक्विडिटी है मार्केट में ज्यादा, ठीक है। अब लिक्विडिटी ज्यादा मार्केट में है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, डिमांड ज्यादा करोगे, सप्लाई उतनी ही है या कम है, तो चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आपके बराबर वाले के पास 120 रुपए, उसके बराबर वालों के पास 130 रुपए है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है। अब सामने कोई एक पर्टिकुलर कोई कार है जिसमें बोली लग रही है, मान लीजिए आप बोल रहे हो मैं 100 रुपए में खरीदूंगा, सामने वाला दूसरा वाला बोल रहा है 120 रुपए में खरीदूंगा, उसके बराबर बोल रहा है मैं 150 रुपए देने को रेडी हूं, तो अननेसेसरीली उस कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसी को इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जब महंगाई, एसेंशियल जो आइटम्स होते हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि सप्लाई तो उतनी है लेकिन डिमांड ज्यादा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अगर अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, लोगों के पास, लोग आराम से होम लोन ले रहे, कार लोन ले रहे, आसानी से लोन ले रहे, अगर इस पूरी एक्टिविटी को कम करना है, लोगों के पास पैसा कम पहुंचे, वो कम करना है, तो इस पे आरबीआई किस तरीके से कंट्रोल करेगा? आरबीआई इस तरीके से कंट्रोल करेगा कि 3 तरीके से कर सकता है। या तो जो सीआरआर है, जो बैंक को, देखो आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए किसको कंट्रोल करने का, आरबीआई हमसे और आपसे कोई लेना देना नहीं है, आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करेगा जो इस तरीके के लोन बांट रहे हैं। अब उनको किस तरीके से कंट्रोल करेगा? बैंकों को बोलेगा बेटा बहुत पैसा बांट लिया तुमने, ठीक है, एक काम करो, जो सीआरआर है ना, जो तुम्हें मैंडेटरी रखना पड़ता है हमारे पास रिजर्व, पहले 4% रखना पड़ता था, अब तुम एक काम करना 5% रखना पड़ेगा। अगर अब बैंकों को 5% सीआरआर रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशो रखनी पड़ेगी, तो अब बैंकों के पास डिपॉजिट्स कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे। पहले 86, अगर 100 रुपए का डिपॉजिट था और 4 रुपए का अगर सीआरआर रखना पड़ता था तो 96 रुपीज रहते थे, लेकिन अब आरबीआई बोल रहा है बेटा अब आपको 5% रखना पड़ेगा कैश रिजर्व, तो अब बैंकों के पास 95 रुपीज होंगे डिपॉजिट्स। अब उसके बाद क्या कर सकता है? आरबीआई बोलेगा इसने से काम नहीं चलेगा, लोगों के पास कुछ ज्यादा ही, अति ज्यादा पैसा है, तो एक काम करो, जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, जो आपको अलग से अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, पहले 10% रखना पड़ता था, अब बेटा आपको जरूरी है आपको 15% रखना पड़ेगा। तो यानी रिजर्व का अमाउंट अगर बढ़ा दे तो आरबीआई बैंकों के पास पैसा कम कर देता है। अगर सीआरआर बढ़ा देंगी तो बैंकों को रिजर्व अलग रखना पड़ेगा, जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बढ़ा देगी तो बैंकों को जो अपने पास रिजर्व अमाउंट में रखना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे, गोल्ड खरीदे, वो भी ज्यादा रखना पड़ेगा। यानी बैंकों के पास जो फाइनली डिपॉजिट अमाउंट होगा वो कम होगा, आगे फर्दर कम लोन दे पाएंगे। अगर कम लोन दे पाएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, नहीं कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बोला आपने कि पारितोष सर चलो ठीक है, सीआरआर और एसएलआर समझ में आ गया कि लोग बैंकों के पास जो रिजर्व अमाउंट है वो कम कर दो, रेपो रेट क्या करेगा? देखो अब अगर बैंक के पास डिपॉजिट कम है तो बैंक क्या करेंगे? लोन सामने से अगर फिर भी डिमांड बने जा रही है, अब बैंकों के पास डिपॉजिट्स कम है और सामने से डिमांड रेज हो रही है कि मुझे 10 रुपए का लोन चाहिए, मुझे 20 करोड़ का चाहिए, मुझे 100 करोड़ का चाहिए, डिमांड बढ़े जा रही है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक आरबीआई को अप्रोच करेगा कि भाई हमें लोन चाहिए तुमसे। तो आरबीआई बोलेगा कि भाई पहले तुम्हें मैं 4% पे इंटरेस्ट पे दे रहा था ना लोन, और तुम लोगों ने बहुत लोन बांटा है, अब एक काम करो, अब मैं तुमसे 4.9% इंटरेस्ट लूंगा। जो अभी रेपो रेट्स बढ़ाई गई है 4% से लेके 4.9, यानी उसी समझ लीजिए उस इंटरेस्ट को बढ़ा दिया गया। अब बोला कि भाई अब मैं तुमसे 4.9% इंटरेस्ट लूंगा, तो बैंकों को ये लोन लेना महंगा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। पहले 4% पे मिल रहा था, फिर 4.5% पे मिला, अब 5% पे अगर इंटरेस्ट मिलेगा बैंकों को, आगे आरबीआई से जो लोन ले रहे हैं, तो बैंक ये पैसा कैसे वसूलेगा?
बैंक अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो वो भी तो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। इसलिए जब रेपो रेट्स बढ़ते हैं तो आपके लोन की जो ईएमआईज है, इंटरेस्ट है, वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बैंकों को ये लोन लेना महंगा पड़ता है, तो वो भी तो आपसे लोन ज्यादा महंगा लेंगे। आरबीआई तो कह रहा है कि भाई मैं तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा, बाकी तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैं 4.9% पे इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट पे लोन दूंगा, तुम देखो। तो अब बैंक भी क्या करेंगे? बैंक भी अपना ईएमआई का रेट्स बढ़ा देंगे, ईएमआई के लोन के इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। बोलेंगे पहले तुमसे 7% पे लेते थे, अब मैं तुमसे 8% पे लूंगा, क्योंकि हमें भी लोन लेना महंगा पड़ रहा है। अगर बैंकों को लोन लेना महंगा पड़ेगा और आपको भी लोन लेना महंगा पड़ेगा, पहले आप आराम से होम लोन खरीदते थे क्योंकि आपको 7% में मिल रहा था, आज बैंक कहता है मैं तुम्हें 9% पे दूंगा, तो तुम्हारी डिमांड कम होगी नहीं कम होगी? अननेसेसरी के जो खर्चे होंगे वो तुम कम करोगे, ज्यादा करोगे? कम करोगे। यानी लोगों के पास जो पैसा है वो कम पहुंचेगा, लोन कम दिया जाएगा, लिक्विडिटी कम होगी, लोग कम डिमांड रेस करेंगे। आज जो चीजों के प्राइस, अगर डिमांड कम होगी, सप्लाई उतनी ही है, तो चीजों के जो दाम है वो घटेंगे या बढ़ेंगे? घटेंगे, क्योंकि आप डिमांड कम रेस कर रहे हो। आपके पास पैसा कम है लेकिन चीजें अवेलेबल है, लेकिन तो खरीदने वाले नहीं हैं, तो उन चीजों के दाम घटेंगे, महंगाई कंट्रोल होगी। इसीलिए जब रेपो रेट्स बढ़ाया जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए। अच्छा, जब महंगाई बढ़ती है, आज हम अभी रेपो रेट्स के बारे में समझ रहे हैं, तो आपने लोगों ने देखा होगा कि जो रुपी है वो भी डेप्रिशिएट हो रहा है। इससे करेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? अब मान लीजिए आपके पास तो बहुत पैसा है क्योंकि आपने आराम से लोन मिल रहा है, आपके पास लिक्विडिटी है, लोगों के पास पैसा है, कंपनियां बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, कैपेक्स लगा रही है। अब मान लीजिए अगर सस्ते में लोन मिल रहा है तो कोई कंपनी है, उसको मर्जर्स करना है, उसको एमलगमेशन करना है, उसको मशीनरी खरीदनी है, सस्ते में लोन मिल रहा है, तो वो बोलेगी भाई एक काम करते हैं, आज 7% में लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, एक मशीन और खरीद लेते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है, लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा, ज्यादा बोनस मिलेंगे, सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है कंपनी का। प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो कंपनियां कैपेक्स कर रही है, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, क्योंकि उन्हें सस्ता लोन मिल रहा है। अगर रेपो रेट्स बढ़ जाएंगे, रेपो रेट्स बढ़ते हैं यानी जो लिक्विडिटी है मार्केट से कम हो जाएगी। मार्केट से अगर लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो इससे कंपनी को भी नुकसान है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा, लोगों के पास कम पैसा पहुंचेगा, और कम पैसा पहुंचेगा तो आप डिमांड भी कम करोगे, ठीक है। तो इसलिए जब महंगाई बढ़ती है तो रेपो रेट्स बढ़ाए जाते हैं। अब एक बताओ, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि रुपी पे कैसे फर्क पड़ेगा। रुपी पे इस तरीके से फर्क पड़ेगा, मान लीजिए आज आपके पास 10 रुपए का नोट है, आप सब्जी वाले के पास जाते हो, कहते हो कि एक काम कर, मेरे को 1 किलो प्याज दे दे। सब्जी वाला कहता है कि हाँ सर 10 रुपए किलो की प्याज है। आप उसे 10 रुपए का नोट देते हो और 1 किलो प्याज ले आते हो। अब 10 दिन के बाद आप जाते हो, महंगाई बढ़ गई क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, आप 10 रुपए का नोट देते हो, लो मुझे 1 किलो प्याज दे दे। सामने वाला सब्जी वाला कहता है कि सर अब 10 रुपए में नहीं मिलेगी, अब आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि 20 रुपए किलो चल रही है। तो यानी जो आपके पास करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हुई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपकी परचेसिंग वैल्यू कम हो गई। पहले 10 रुपए में 1 किलो खरीद पा रहे थे, अब उसी 10 रुपए में आप आधे किलो खरीद पा रहे हो। यानी जो आपकी रुपये की 10 रुपए का जो नोट है उसकी वैल्यू घटी या बढ़ी? घटी। परचेसिंग पावर कम हुई या ज्यादा हुई? कम हुई। इसीलिए रुपये भी यानी आपकी जो करेंसी है वो भी डेप्रिसिएट हो जाती है जब महंगाई बढ़ जाती है। अभी इसलिए सारी चीजें सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है? अपने इन रेपो रेट्स की वजह से कंट्रोल करता है। तो ये है आपका रेपो रेट, ठीक है। अब रेपो रेट समझ रहे हैं तो रिवर्स रेपो रेट भी समझ लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट होता है कि मान लीजिए बैंकों के पास डिपॉजिट्स तो बचा है, लोन लेने वाले सामने बंदे ही नहीं है, लोन कोई ले नहीं रहा, तो अब आरबीआई कहता है एक काम करो, तुम्हें लोन देना है, सामने तुम 8% पर लोन दे रहे हो, हमें 7% पर लोन दे दो। तो जब आरबीआई बैंकों से लोन लेता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उसे रेपो रेट बोलते हैं। जब आरबीआई बैंकों से लोन लेता है कम रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट्स बोला जाता है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर
बैंकों के पास पैसा कम करना होगा तो रिवर्स रेपो रेट से कैसे खेलेंगे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे। बोलेंगे बैंकों को कि तुम्हें 8% वाला पे लोन देना है ना, मैं तुम्हें 10% दूंगा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तुम्हें 10% दूंगा, आरबीआई बोलेगा। तो आप बैंक भाग भाग के लोन देंगे नहीं देंगे आरबीआई को, क्योंकि वो सेफ है। आरबीआई से ज्यादा सेफ कौन है? आप तो डिफॉल्ट, हम लोग तो डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, ईएमआई डिले भी कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई तो नहीं करेगा ना। तो आरबीआई को लोन देना बैंकों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा अगर वो अच्छा इंटरेस्ट दे रहे होंगे। तो जब रिवर्स रेपो रेट्स बढ़ाई जाती है तो बैंकों के पास कम पैसा पहुंचेगा, पब्लिक के पास भी कम पैसा पहुंचेगा, डिमांड कम होगी। तो इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट के साथ भी प्ले आउट किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के साथ, इन मॉनेटरी मेजरमेंट टूल्स के साथ खेलता है और कंट्रोल करता है सिचुएशन को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। मैंने आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो के लाइक का बटन लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे इस चैनल पे बात करते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।